वेलकम टू एसकेआर स्टडी पॉइंट। एसकेआर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एसकेआर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, डिफेंस, बैंक आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेआर स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नील नदी। जी हाँ दोस्तों, नील नदी ही विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि से नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अमेजन। अमेजन इसका सही आंसर होगा कि बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अमेजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है नील नदी। जी हाँ दोस्तों, और नील नदी से संबंधित एक प्रश्न आपको और बता दूं कि नील नदी को ही मिस्र की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र की देन नील नदी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा राज्य में स्थित राउरकेला इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1959 ईस्वी में जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी? जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया था, और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 ईस्वी में ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया था। इसे आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, चिनूक हवा जो है वह अमेरिका में बहने वाली एक हवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। और आपकी मुद्रा है डॉलर, और आपकी संसद का नाम है अमेरिका की कांग्रेस। दोस्तों, डॉलर से संबंधित आपको एक प्रश्न और बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी में डॉलर से संबंधित यह प्रश्न 4 से 5 बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किस मुद्रा में होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन डॉलर में होता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आपको कुछ और बातें बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके मतदान के समय दोबारा जनगणना हुई थी वह थे आपके बीबी गिरी। और अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, और वह राष्ट्रपति जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो है भारत का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। और भारत का राष्ट्रपति
महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद में स्थित जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है आयनमंडल। जी हाँ दोस्तों, आयनमंडल जो कि वातावरण की परत है वह रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करती है और इसी के द्वारा ही आप रेडियो सुन सकते हैं और टीवी देख सकते हैं। अगर आयनमंडल नहीं होता तो आप रेडियो न तो सुन सकते और न ही टीवी देख सकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा आयनमंडल। दोस्तों, वातावरण से संबंधित आपको एक प्रश्न और बता दूं कि यह प्रश्न 3 से 4 बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए समताप मंडल में। जी हाँ दोस्तों, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर का पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है सिंह द्वार। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का जो पूरब की ओर का द्वार है वह सिंह द्वार कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने सबसे पहले डाक टिकट जारी किया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसा गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर जिसने सबसे पहले भारत में डाक टिकट जारी किया था तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपको कुछ और बातें बता दूं तो लॉर्ड डलहौजी भारत का पहला एक ऐसा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने भारत में राज्य हड़प नीति चलाई और रेलों का शुभारंभ भी भारत में लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। रेलों की शुरुआत, राज्य हड़प नीति और भारत में डाक टिकट जारी करने का जो आपका शुरुआत की थी वह लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आपका अगला प्रश्न है कि रणथंभौर जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर जो आपका जीव अभयारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। रणथंभौर जीव अभयारण्य तो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1498 में। जी हाँ दोस्तों, 17 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था और उस समय वहाँ के राजा जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उस समय वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जमेरिन। क्या होना चाहिए? जमेरिन। वास्को डी गामा जब भारत आया था 17 मई सन 1498 को तो इसका स्वागत जमेरिन नामक राजा ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। जी हाँ दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर ने चलाया था उसके प्रस्तावक अकबर थे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने सन 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में। और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति जो था आपका बीरबल था। कौन था? बीरबल दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका दीन ए इलाही धर्म के प्रस्तावक कौन थे? तो वो थे आपके अकबर। आपका अगला प्रश्न है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु तेग बहादुर। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है मलयालम। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लक्षद्वीप है उसकी भाषा क्या है? मलयालम है। आपका अगला प्रश्न है कि सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी?
तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। दोस्तों यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है कि सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला प्रश्न है कि यमुना, कोसी, गंडक और महानदी में से दक्षिण से गंगा में शामिल होने वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी ही दक्षिण से गंगा में शामिल होने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है आपका यमुना नदी। दोस्तों एक प्रसिद्ध शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसे आप सभी जानते हैं लखनऊ। तो लखनऊ जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्द प्रतिक्रिया करती है। तो आपका राइट आंसर है मैग्नीज। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ यानी कि Mg जो है वह ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1930 में। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह 1930 में मनाया जाता है। दोस्तों मैग्नीज से संबंधित मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं कि हमारी किडनी में जो पथरी बनती है वह मैग्नीज जो है उसे बनने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर आपका मैग्नीज हो जाएगा। किडनी में बनने वाली पथरी को कौन बनने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर आपका मैग्नीज हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं और हरिजन के लेखक भी महात्मा गांधी हैं, जो कि हरिजन महात्मा गांधी की एक पत्रिका है और हरिजन शब्द के जनक भी महात्मा गांधी को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर है ययाति सिंह ने। ययाति सिंह ने ही लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी। और जो लिंगराज मंदिर है यह कहाँ स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है लुई ब्रेल ने। जी हाँ दोस्तों, नेत्रहीनों के लिए जो आपकी भाषाएं होती हैं उसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो कि भारत में शुरू हुआ था उसके समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आपका अगला प्रश्न है कि लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है वह कौन सा कर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। जी हाँ दोस्तों, लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है वह आपका आयकर होता है। आपका अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि कालिदास कवि थे। दोस्तों कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इसे भी आप अवश्य याद कर लें। कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में ही संघीय शासन प्रणाली की प्रारंभ हुई थी 1935 के अंतर्गत। बात करें भारत की भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है
और भारतीय संविधान जो आपका बनकर तैयार हुआ था वह या पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो वह आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान में जो लागत लगी थी वह आपकी 63,96,729 रुपये लगी थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1992 में। जी हाँ दोस्तों, सेबी जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और यह क्यों की गई थी? तो जो आपने एक फिल्म देखी होगी बिग बुल या फिर स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, उसी स्कैम को मद्देनज़र रखते हुए सेबी की स्थापना की गई थी। बात करें सेबी की तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन को। किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका झेलम नदी पर। जी हाँ दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है। अब बात करूं झेलम नदी, तो झेलम नदी के किनारे दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर। और वो श्रीनगर को किसने बसाया था? तो जो आपके अशोक हैं उसका बेटा था उसकी पुत्री थी संघमित्रा। उसने झेलम नदी के किनारे जो आपका श्रीनगर शहर स्थित है वह बसाया था अशोक के पुत्री संघमित्रा ने। आपका अगला प्रश्न है कि दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ और बात बता दूं। तो झेलम नदी पर जो तुलबुल परियोजना है वह आपकी 1985 ईस्वी में इसे पर काम प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में झेलम नदी पर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस पर आपका काम प्रारंभ हो गया था। आपका अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। जी हाँ दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच देखे जाते हैं। वर्तमान समय में अंतरिक्ष में 40,000 के करीब क्षुद्र ग्रह उपस्थित हैं। और इन क्षुद्र ग्रहों के बारे में आपको कुछ और बातें बताऊं तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह आपके ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। किनसे? ग्रह जो वो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह आपके ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे पहला पाया जाने वाला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। कौन सा है? सेरेस सबसे पहले पाया जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। और इस क्षुद्र ग्रह की खोज ग्रेसेसी पियाजी ने की थी। किसने की थी? ग्रेसेसी पियाजी ने इस क्षुद्र ग्रह की खोज सन 1801 में की थी। कब की थी? सन 1801 में इस क्षुद्र ग्रह यानी कि सेरेस की खोज सन 1801 में ग्रेसेसी पियाजी ने की थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। आपका अगला प्रश्न है कि किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश वर्ष। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तारे की या खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करूं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, तो एक प्रकाश बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर
बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन और उससे संबंधित फैक्ट बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।